गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग विश्व इतिहास में कह सकते हैं कि सिलेबस एनालिसिस के बाद की पहली क्लास है और बहुत अवधारणात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को आगे कैसे टेकअप करेंगे। विश्व इतिहास आधुनिक विश्व है और वो उसकी शुरुआत पुनर्जागरण से होती है, लेकिन मध्यकालीन यूरोप को जाने बिना आप सीधे पुनर्जागरण की बात नहीं कर सकते, राइट। तो आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले से ही आपको क्लियर कर दें तो आप भी टू द पॉइंट रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो कुछ शब्दावलियां हैं, वैचारिकी है, उसको जानेंगे। जैसे वाणिज्यवाद, पहले हम जानेंगे सामंतवाद, फेडरलिज्म जिसे आप कहते हैं सामंतवाद। हालांकि सामंतवाद का टॉपिक आपको इंडिया फर्स्ट पेपर हिस्ट्री में भी है, वो इंडियन फेडरलिज्म है, भारतीय सामंतवाद है। लेकिन सामंतवाद की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो रियली यूरोपियन है। तो एक ऑटोमेटिक एग्जामिनर ये दिमाग आपसे पूछ सकता है कि इंडियन फेडरलिज्म और वेस्टर्न फेडरलिज्म में क्या अंतर है, भारतीय सामंतवाद और पाश्चात्य सामंतवाद में। लेकिन ये सेकंड पेपर में नहीं पूछेगा, ये फर्स्ट पेपर में। तो इस टॉपिक को हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारतीय सामंतवाद और पाश्चात्य सामंतवाद में क्या अंतर है, लेकिन हम सामंतवादी ढांचा जरूर देखना चाहेंगे, जो कि मध्ययुगीन ढांचे का, जो क्या कहते हैं कि मध्ययुगीन राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, यूरोपीय पहलू का, राइट। तो हम पहला तो सामंतवाद देखेंगे। दूसरी बात करेंगे एक क्रिश्चियन डोम। क्रिश्चियन डोम लिख भी ऐसे भी लिख सकते हो, या क्रिश्चियन साम्राज्य की बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये क्रिश्चियन डोम का कॉन्सेप्ट क्या था उस समय। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाणिज्यवाद, मर्केंटलिज्म की बात करेंगे, राइट। हल्की फुल्की चर्चा करेंगे भौगोलिक खोजों की, भौगोलिक खोजों की चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पे। कई टॉपिक लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, जानने परिचित आपको रहना है, बस भौगोलिक खोजें। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पुनर्जागरण की बात करेंगे, रेनेसा, पुनर्जागरण की बात करेंगे। तो पुनर्जागरण का ही कई परिप्रेक्ष्य होगा, तो देखते हैं कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व की ये पूर्व पीठिका है। एक तरह से आधुनिक विश्व की जब शुरुआत हुई तो उसके पहले ये सारी कंडीशंस थी, क्लियर है। और एक टॉपिक जरूर लिख लेने की ज़रूरत है, यहीं हम आपको लिख देते हैं, मध्यकालीन यूरोप की सामान्य विशेषताएं। और ये जानते रहिए जनरल फीचर्स ऑफ द मेडिवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप की समस्याएं, यूरोप की परिस्थिति या स्थिति, जो भी लिख लीजिए, स्टेटस ऑफ मेडिवल यूरोप। और याद रखिएगा कि प्रत्यक्षतः इसमें कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे अवधारणात्मक रूप से समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्लियर। तो आइए हम लोग एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमने पहली बात कहा कि सामंतवाद या सामंती ढांचा, कि पहले हम लोग क्रिश्चियन डोम की अवधारणा पढ़ते हैं, तब फिर सामंतवाद की पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव थी तो वो यही था, क्रिश्चियन डोम या क्रिश्चियन साम्राज्य की, क्रिश्चियन साम्राज्य की अवधारणा जो थी, क्योंकि ये सब पे भारी थी, इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्रिश्चियन साम्राज्य की अवधारणा, ईसाई साम्राज्य की अवधारणा। देखो, मध्ययुगीन यूरोप की एक सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी, धर्म का प्रभुत्व। आप ये कह सकते हैं कि एसेंडेंसी ऑफ रिलीजन था, एसेंडेंसी ऑफ रिलीजन
in each part of the life, in every part of the life, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप था। उस सबके का जो प्रमुख था वो कौन था? पादरी। आज भी क्रिश्चियन रोम में आप जानते हैं कि जो पादरी था वो सर्व प्रमुख था। और इसने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। कुछ हंसी वाले भी तथ्य हैं, आपको बताऊं। जैसे उन्होंने पृथ्वी का डेट ऑफ बर्थ तक निकाल दिया कि इस डेट को और इतने साल पहले, 4000 साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। तो ज्योग्राफी वाले तो हंसेंगे केवल कि भैया 4000 वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ, तो उसके पहले क्या था। और मज़ेदार बात यह है कि इतना प्रभाव था कि कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता था। सही है या गलत है, सब लोग उसको आंख मूंद करके, जैसे कहते हैं ना, धर्म अफीम की तरह से होता है। अफीम खाने के बाद बस केवल नशा रहता है धर्म का, और कुछ नहीं रहता था। राजा भी पोप के चरणों में पड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि जनता का नियंत्रण, जनता से डायरेक्ट कनेक्शन था किसका? पोप का। और जब जनता पोप की बातों को मानेगा तो राजा को पोप की बात को मानना ही पड़ेगा। और राजा पोप की बात को, राजा की बात को क्यों मानेगा? एक दूसरे का हित रखा हुआ, क्योंकि राजा ही बड़े बड़े गिफ्ट देगा। राजा की स्थिति ये थी कि अगर उसकी बातों को पोप मान्यता दे देगा तो जनता आसानी से मान लेगी। सोचिए, वो चंगुल था, उस चंगुल को समझने का प्रयास करिए। और धर्म और राजनीति मिल करके जबरदस्त तांडव किया किसने? मध्य युग में। हर चीज़ के लिए आपको बताऊं, क्रिश्चियन रिलीजन की एक खासियत होती है कन्फेशन। आपने अगर गलती को कन्फेस कर लिया तो ईश्वर आपको माफ़ कर देता है। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी? जैसे आप गए और आपने कन्फेस कर लिया, पीछे से पादरी या कार्डिनल, पादरी के पास समय कहाँ है, वो तो कार्डिनल कोई भी रहेगा, सुने, और उसने ऐसे खोला, अच्छा आपने ये अपराध किया। तो इस अपराध के लिए बाइबल में ये कहा गया है कि अगर आप 20 पेंस जमा कर दें तो आप इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बढ़िया है यार, 20 पेंस दे दो, कम से कम इस अपराध से मुक्ति तो मिल जाएगी। और वो पैसा कहाँ जाता था? सब पोप की अय्याशी में जाता था। मतलब धर्म जनित चिंतन था, रूढ़िवादी चिंतन था। इसीलिए पहला वर्ड हमने बताया क्रिश्चियनडोम, कि राजा भी क्रिश्चियनडोम का ही पार्ट था। कुछ बात कॉन्सेप्ट क्लियर में आई? बात, धर्म व्यक्तिगत मामला होता है। आपकी जो अभिरुचि हो उस धर्म को मानिए, उस सिद्धांत को मानिए। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी हैं वो यही कहते हैं। लेकिन उस समय ईसाई धर्म का वो था। आपको बताऊं, टाइथ 10 प्रकार के कर लेते थे ये, मतलब खुद ये जो है वो कर लिया करते थे, कर लेते थे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि क्षमा मोचक पत्र, बस कॉन्सेप्ट में जानना है इसको। क्षमा मोचक, जहाँ क्वेश्चन आंसर का सेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। तो एक तरह से धन की उगाही का पार्ट था। अब एक बात और भी बताऊं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अंदर ही अंदर राजा क्या पोप को दिल से मानता रहा होगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? इसलिए नहीं मानेगा कि उसको भाई अपनी शक्ति में कटौती कौन चाहेगा? वो तो चाहेगा कि धर्म की सत्ता कमजोर हो जाए। ये बात अलग है कि मजबूरी में वो इन सारी बातों को करता था और मानता था। इस प्रवृत्ति को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही राजा को विकल्प मिलेगा, राजा पलट जाएगा और वहीं से राष्ट्रीय राज्य का उदय। हमने बताया था ना कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय होगा। राष्ट्रीय राज्यों का उदय ये होगा कि जब जनता प्रत्यक्षतः राजा का समर्थन करने लगेगी तो वो पोप से एक दूरी बना लेगा।
क्लियर। तो मध्ययुगीन यूरोप में अगर हम ये शब्दावली कहें कि मध्ययुगीन यूरोपीय समाज धर्म से आच्छादित था, तो कहना गलत नहीं होगा। धर्म का जीवन के प्रत्येक स्तर पे हस्तक्षेप होता था। लोग यह देखते थे कि धर्म सम्मत है या नहीं, धर्म में इसकी मान्यता है या नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मध्ययुगीन यूरोप में पहला ये था क्रिश्चियन साम्राज्य की अवधारणा। अगर कोई क्रिश्चियन डोम की बात कहता है तो आप इसे जानते रहिएगा। और प्लस पादरी जो था वो अपने जो सबऑर्डिनेट होते थे, पादरी अधीनस्थ जो कार्डिनल होते थे, उनकी सहायता से, अधीनस्थ कार्डिनल्स के सहायता से, कार्डिनल की सहायता से पकड़ बनाए हुए था। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये यही नहीं हर जगह काम आएगा। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताइए। मान लीजिए कि कोई कार्डिनल हो या छोटे जगह का पादरी हो, फादर हो, और अच्छे स्वभाव वाला हो, जनता के बीच हो, तो क्या वो इस पादरी को पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि बाइबल जो पादरी कह रहा है वो उचित नहीं है। और जब अगर कभी जनता पादरी के विरोध में आएगी तो निम्न स्तरीय जो पादरी है वो जनता के साथ हो जाएंगे। ये बात यहाँ नोट कर लो, फ्रांसीसी क्रांति में आपको दिखाई देगा, ये प्रवृत्ति दिखाई देगी। श्योर। तो मध्यकालीन यूरोप आपको सबसे पहले यही दिखाई देगा। जब कभी क्रिश्चियन डोम की बात करें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आधुनिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उस क्रिश्चियन डोम में कौन कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूरोप था, जर्मनी था। ये क्षेत्र था, भले नाम अभी यूरोप, अभी जर्मनी और ये ना मिला हो, लेकिन पूरा यूरोपीय जो आधुनिक पार्ट है, आप उस यूरोप को कह सकते हैं कि उस समय ये रहा होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो सामंतवाद का है। बस इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है। सामंतवाद, फेडरलिज्म की बात करते हैं। सामंतवाद देखो, चूंकि हमको प्राचीन यूरोप नहीं पढ़ना है इसलिए वहाँ से हम कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझिए जैसे यहाँ पे शासन होता था उसी तरह से यूरोपीय साम्राज्य में भी बड़े बड़े शासक हुआ करते थे। मध्य युग में विभिन्न कारणों की वजह से क्या हुआ कि इन राज्यों का पतन होने लगा। और जब इन राज्यों का पतन होने लगा तो जाहिर सी बात है हर समाज में लूटपाट होने लगी। तो जब समाज के स्तर पर लूटपाट होने लगी तो एक निश्चित एरिया के लोगों ने मिल करके एक सरदार चुना जो कि उनको इस लूटपाट से क्या कर सके, बचा सके। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी जो सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ, वो सामंतवादी व्यवस्था वो कहीं न कहीं एक तरह से सकारात्मक पार्ट थी कि स्थानीय जनता को सुरक्षा देने के लिए लाई गई। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, उस सिस्टम को समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका राजा था, चूंकि वो प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने में असफल था, राज्य बिखर रहे थे, इसलिए उसने क्या कर दिया कि स्थानीय सामंतों को क्या किया, फ्यूडर्स को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया और इनसे ये अपेक्षा की कि ये लोग क्या करेंगे, टैक्स राजा को देंगे। तो कम से कम उसके, मान लीजिए अगर आपको ये इतना बड़ा साम्राज्य है राजा का, तो राजा का सामंतों के माध्यम से शासन होगा, लेकिन कम से कम सुशासन तो हो। राइट। समस्या यहाँ नहीं आई, समस्या आगे समझिए। जो यहाँ का सामंत था उसने भी क्या किया कि इसे उप क्षेत्रों में, उप सामंतों में बांट दिया। चाहे इसके अंदर मान लीजिए, चाहे छोटे छोटे सामंत उप सामंतों में डिवाइड कर दिया।
बहुत मज़ेदार बातें हैं और इसे समझने की ज़रूरत है। और ये प्रक्रिया नीचे भी डिसाइड किया, यानी आप कह सकते हैं कि सामंतों और उप सामंतों के माध्यम से राजा ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया। ये मध्य युग का ये जो ढांचा था, इसी को हम लोग सामंती ढांचा कहते हैं, जो कि राजनीति में आपको दिखाई देता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा जरा देखिए, इसके कुछ निष्कर्ष निकालता हूं, आप समझें। इसका जो पहला निष्कर्ष होगा, तो भाई राजा कमजोर होगा कि शक्तिशाली होगा? राजा कमजोर होगा। और यह राजा जब कमजोर होगा तो भागेगा किसकी तरफ? पोप से मान्यता प्राप्त करेगा। वो तो बैठा ही हुआ है, आओ, पोप से मान्यता प्राप्त करेगा। जनता से जो संबंध है वो जनता से अप्रत्यक्ष संबंध होंगे। अच्छा ये बताइए, सैनिक व्यवस्था कमजोर होगी कि मजबूत? निश्चित रूप से सैनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था कमजोर होगी। और इसलिए कमजोर होगी क्योंकि अलग अलग सरदारों के नेतृत्व में सेना तैयार हो रही है, तो उनका टेक्निकल प्रशिक्षण भी नहीं किया जा सकता है। अब असली समझो, इस सामंती स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि जो इकोनॉमी है वो चौपट हो गई। राइट? कैसे बताता हूँ। अब देखो इधर, ये देखो, ये राजा साहब के बीच की एरिया है, मान लीजिए। कोई भी छोटा सा सामंत अगर छोटा एरिया में रहेगा तो वो कर लगाएगा, इसीलिए सामंती बना है। और जब वो ज्यादा कर लगाएगा, उसी में से कुछ देगा राजा को, कुछ अपने पास रख ले जाएगा। यानी उस क्षेत्र पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी लोगों की, राजा मतलब परजीवी लोगों की। भाई उसी क्षेत्र से राजा भी लेगा, उसी क्षेत्र से सामंत भी लेगा। पक्का? अब जरा समझो, यानी आप कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधन भी कम होंगे, राज्य के आर्थिक संसाधन कम होंगे। बाजार एकीकृत नहीं होगा। पक्का? अलग अलग लोकल मार्केट डेवलप होगा, बाजार एकीकृत यूनिफाइड नहीं होगा। और हर राजा ये चाहेगा कि कम से कम ये स्ट्रक्चर बदल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्लियर? तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर मध्य युग में जो सामंतवाद आया, आप ये कह सकते हो कि वो सामंतवाद तकनीकी रूप से एक तरह से सकारात्मक विचारधारा के रूप में आया था शुरू में, क्योंकि उससे लोगों को सुरक्षा प्राप्त हुई। जो बिखरता हुआ साम्राज्य था उन सामंतों के माध्यम से एकीकृत किया जा सका, लेकिन अंतिम रूप से यह राज्य की कमजोरी का कारण बना। राइट? बेटा एक बात बहुत अच्छे ढंग से याद रखने की जरूरत है कि चूंकि सामंत का उप सामंत, इसका शत्रु नंबर 1 कौन होगा? अंदर अंदर अगर देखा जाए तो इसका शत्रु नंबर 1 जो छोटे वाला सामंत होगा, ठीक ऊपर वाला होगा। क्योंकि उसको ये जब सपना देखता होगा तो यही देखता होगा कि काश मेरा क्षेत्र बढ़ जाता। तो कैसे बढ़ेगा? आपस में लड़ाई होगी। ऐसा किसी भी इतिहास के किसी भी भाग में ऐसा नहीं हुआ कि सामंतों ने मिल करके राजा को हटा दिया। इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि हर सामंत का विस्तार दूसरे सामंत के गर्दन पर होता था, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। राइट? आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ोगे तो एक स्टेटमेंट कहा जाता है
कि मध्यकालीन यूरोप इस प्रकार हो चुका था कि राजा अय्यासी का, पोप अय्यासी करते थे, पोप और राजा, सामंत आपस में युद्ध लड़ते थे और जनता केवल कर देती थी। क्लियर? याद रखिएगा, मध्यकालीन यूरोप का कोई भी पार्ट हमारे पास नहीं है, हम आपको केवल एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि मध्यकालीन यूरोप कैसा था। डन? सामंतवाद समझ में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हम आधुनिक युग की बात करेंगे, जब नए राष्ट्रीय राज्यों की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले सामंत खत्म होंगे, फिर सामंती अर्थव्यवस्था खत्म होगी, सामंती अर्थव्यवस्था के वजह की जगह पे वाणिज्यवादी आएंगे, और फिर वाणिज्यवाद वो डायरेक्ट राजा को पैसा देंगे तो राजा पोप से भी बाय बाय कर लेगा और एक राष्ट्रीय राज्य का उदय हो जाएगा। सारी घटनाएं एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेटेड है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। तो सामंती ढांचा आपने समझ में आ गया। ऐसा सामंती ढांचे से बना हुआ राष्ट्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। ये यूरोप में नहीं, दुनिया के कहीं भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल। कुछ बातें समझ में आ गई। अब आइए हम एक तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, भौगोलिक खोजों की बात करते हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों की बात करते हैं। भौगोलिक खोजें, तीसरा पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक खोजें। मैं 1 मिनट जरा आप लोग वेट करें, मैं एक मैप लगाता हूं तो आप शायद बेहतर ढंग से, वर्ल्ड पॉलिटिकल का मैप लगाता हूं तो आप भौगोलिक खोजों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, तब वो कंडीशन समझ में आएगी और आप जान सकते हैं। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट रुकिए आप लोग। तो वर्ल्ड मैप तो देखो नहीं था, ये अपने काम का मैप यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भौगोलिक खोजों की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर हम आपसे ये कहें, चूंकि आप जानते हो इसलिए इस बात को हम आपसे पूछ रहे हैं कि चूंकि इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है, फिर भी अगर अब बात किया जाए तो भारत आने के जो रास्ते थे परंपरागत, अगर यूरोप से आपको स्थल मार्ग से आना हो तो किस मार्ग से आएंगे? जो सिकंदर का मार्ग था, देखो मैं इस पे लगा रहा हूं, इस वाले मार्कर से। ये देख रहा है यूनान, देख रहा है, ये ग्रीस का तो नहीं, तो जो नहीं दिख रहा है तो जो हम जो लिख रहे हैं वही मान लो कि वही ग्रीस होगा। वैसे होगा यही, है ना। अगर स्क्रीनशॉट में ना दिखाई दे तो आप अपना वो खोलिएगा, क्या कहते हैं कि एटलस खोलिएगा। तो सिकंदर जो आया वो ये आया, फिर ग्रीस से तुर्की आया, तुर्की से सीरिया आया, सीरिया से इराक आया, इराक से ईरान आया, ईरान से अफगानिस्तान आया, और फिर ब्यास नदी, ये देख रहा है ना, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास, चलो भाई मान लिया ये ब्यास, यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, विश्व विजय करने चला था, लेकिन ये रूट था, यानी फर्स्ट रूट आप ये कह सकते हैं, जो इंडियन इन्वेंशन कह लीजिए, या इंडिया और यूरोप के संपर्क का स्थल मार्ग था, वो आपको ये दिखाई देता है। सेकंड रूट कौन सा था? जल वाला रूट था। कैसे कैसे भाई? देखो, ये आपको दिख रहा है अरब सागर, और ये आपको लाल सागर दिख रहा है ना, भूमध्य सागर, यूरोप। व्यापार वाणिज्य के लिए खूब यूज होता था, एंशिएंट पास्ट एज में भी होता था। जब कभी आप बात करते हो, कॉन्सेप्चुअली बात करो, इतिहास को समझो। वैसे भी प्रीलिम्स में तुम लोग बहुत तथ्य रटते हो, और जो बहुत तथ्य रटता है उसी का प्री रुकता है। बाकी जितना हम आपको बता रहे हैं उससे कभी किसी का प्री नहीं रुकेगा।
क्लियर, राइट। और आपको बता दूं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स आगरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी और फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, इन एरियाज़ में हूँ और अगर मिलने की इच्छा रखते हो तो वो मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, इलाहाबाद में प्रयागराज के इर्द गिर्द के लोग अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भारत इंस्टीट्यूट में मैं मिल जाऊंगा आपको। और वहाँ पे 16 अगस्त से वो इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते रहिए। वैसे आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी ये आदत रहती है कि मैं अगर जिधर जाता हूँ उधर लड़कों को सूचित कर देता हूँ कि आना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से लोग हैं, आते हैं, अच्छा लगता है मिलना हमको भी। तो कुमार आईएएस में 16 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच 7-8 दिनों की एक क्लास होगी मेरी, और उसमें मैं पूरा सल्तनत पहले राउंड में कवर करूँगा, राइट। तो फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट रूट आपने ये देखा, सेकंड रूट ये देखा। हाँ, बात किस पे आई थी, इधर उधर चली गई, और यही नहीं होना चाहिए, है ना। अदरवाइज यार टाइम काटना तो बड़ा मज़ेदार है, 2-4 किस्सा सुनाइए, क्लास खत्म हो जाती है। तो कंसंट्रेट हो गए। पहला क्लास ये हो, पहला रूट ये हो गया, दूसरा स्थल और जल मार्ग। और आप देखें कि तीसरा रूट जब आया, जाहिर सी बात है व्यापार वाणिज्य पर्याप्त होता था। कॉन्सेप्चुअली इस बात को जाने, जो पश्चिमी घाट है, आप आज भी मान के चलते हो ना कि मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। पश्चिमी, वैसे तो घाट साउथ इंडिया अगर कंपैरेटिव टू नॉर्थ इंडिया देखोगे तो भाई देखो, आदमी की पहली नीड तो फूड है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा जी महामारी माता जी हैं, पालने का काम करती हैं, एग्रीकल्चर होता है। जो बात कहा जाता है उसका कल्चरल एस्पेक्ट होता है। और गंगा को माँ कहा गया, यही नहीं, आप हर जगह आपको गंगा को रिलेट किया जाएगा। दक्षिण भारत में भी दक्षिण की गंगा, उत्तर की गंगा, ऐसे बहुत सारे आप ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पढ़ते होंगे। लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात की अगर आप बात करें तो पश्चिमी घाट ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि पश्चिमी घाट से जल मार्ग के द्वारा इधर आप एशिया चले जाएंगे, इधर अफ्रीका चले जाएंगे और इधर यूरोप चले जाएंगे। ट्रेड होता था, कन्वेंशनल ट्रेड होता था, इसलिए पश्चिमी घाट के बंदरगाह और पश्चिमी घाट के लोग जो है काफ़ी समृद्ध थे। और पूर्वी घाट से जो कोरोमंडल तट वाला है, यहाँ ट्रेड किधर होता था, साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में इतनी कैपेसिटी नहीं थी ट्रेड एंड कॉमर्स की कि ये व्यापार ज़्यादा फेमस हो पाता। दिमाग से उड़ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन जोड़ने का प्रयास करिए। क्लियर। अब बात आते हैं, तीसरा एक रूट हुआ, वो कैसे हुआ, अब चूंकि इसमें नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि यूरोप से चला अफ्रीका के नीचे, ये रहा नीचे केप ऑफ गुड होप, लगभग 38-39 डिग्री अक्षांश होगा। ज्योग्राफी में दहाड़ता चालीसा, रोरिंग 40s। यहाँ हवाएं उतरती हैं तो यहाँ पे नेविगेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी इतिहास में इसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, उत्तमाशा द्वीप कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने एक नए वैकल्पिक मार्ग की खोज की। तो पहला सवाल तो यही होता है कि सर, जब दो दो मार्ग थे और वेल नोन मार्ग थे, तो तीसरे मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? आइए बताता हूं क्यों पड़ी। आप देख रहे हैं इधर तुर्की, देख रहे हैं, ये रहा आपका तुर्की। थोड़ा सा कलर बदल दूं, प्रेम से समझिए, लिखिए नहीं यार। अगर अच्छे से समझे रहो ना तो 150 शब्द लिखना तो जान लो बहुत आसान है। ये देख रहा है ब्लू कलर से तुर्की, राइट। यहां पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गया, ऑटोमन साम्राज्य। और बहुत शरीफ साम्राज्य था, बताता हूं कैसे, शराफत की तो मत पूछिए।
ऑटोमन एम्पायर के लोग क्या थे? इस्लाम के अनुयायी थे। इस्लाम सऊदी अरब से क्या कहते हैं कि आगे बढ़कर के अफ्रीका में, आप देखोगे, बताऊंगा कभी, बताया भी है, पूरा पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका के देश सब इस्लामिक कंट्रीज है। उसके बाद भारत की तरफ आया तो भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में भी मुसलमान काफी हैं, आप जानते हो, इस्लामिक कल्चर है। और यहां से इस्लामिक कल्चर जब यूरोप की तरफ आगे बढ़ा तो क्रूसेड्स हुए, धर्म युद्ध हुए, क्योंकि वहां ईसाइयत थी और ईसाई भी मैन मेड रिलीजन था, ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार पोप करता था। और मैंने पहले भी कहा है कि धर्म युद्ध के कारण नहीं होते, लेकिन अगर युद्ध हो जाए तो धर्म कट्टरता जरूर ले आ देते हैं, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस ला देते हैं। किसमें? अगर धार्मिक कारक जुड़ जाए। कारण ग्रास रूट के होते हैं, कारण आर्थिक हितों की टकराहट होती है, कारण राजनीतिक विवाद होता है, लेकिन जब उसमें धर्म का तड़का लग जाता है तो बड़ा कट्टरता आ जाती है। इसलिए ऑटोमन साम्राज्य वाले बड़े अच्छी जगह पे थे। अगर कोई आदमी इस रास्ते आता तो उसको ऊपर से 6 इंच छोटा कर देते थे, और अगर जहाज लेके आता, कहा हो बताता हूं, ये भूमध्य सागर में यहीं डुबो देते थे। और उस समय के यूरोप में सबसे ज्यादा वेल डिमांड था, किसका था? अदरक, काली मिर्च, सूती वस्त्र। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, सभी लोगों ने वैकल्पिक मार्गों की खोज की, और उसी क्रम में आप जानते हैं वास्को डी गामा भी था। भारत आने की, क्या कहते हैं कि पुर्तगाल का वास्को डी गामा, उसकी अमेरिका की खोज किसने की? बताएं। तो उसी क्रम में भी अमेरिका की खोज हुई थी, और वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप होते हुए पुर्तगीज का इधर आया, राइट। और ज्योग्राफिकली ये बहुत अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन केप ऑफ गुड होप इसलिए रखा गया क्योंकि यहीं से नई दुनिया की खोज हुई। बेटा बहुत अच्छे ढंग से जानते रहिएगा पुरानी दुनिया और नई दुनिया। तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है, पहली बात तो मोजाम्बिक चैनल होते हुए वो भारत आया। सबके सांस में सांस आई कि चलो भैया, भले ही दूर है, भले ही रिस्की है, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग खुला। तो भारत से व्यापार वाणिज्य शुरू हो गया। फिर आगे चल करके मैगलन ने ऑस्ट्रेलिया खोजा, राइट। ये रहा, ऑस्ट्रेलिया खोजा, और फिर इसी रूट का फॉलो अप करते 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 दक्षिणी पूर्वी एशिया खोजा गया। ये जो नई दुनिया थी वो संसाधनों से परिपूर्ण थी, और इन संसाधनों की आवश्यकता किसको थी? यूरोप को थी। आप जरा चीजों को कोरिलेट करिए। हुआ ये कि, अच्छा एक बात और बता दूं, जब ये ऑटोमन साम्राज्य आया तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पहले किसका साम्राज्य था? यहां पहले ग्रीको रोमन साम्राज्य था। श्योर। अब चीजों को आइए समेटते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो नई दुनिया की खोज है इन भौगोलिक खोजों की वजह से हुई। कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। समझे? आपको लगता है कि अरे सर खोज लिया गया, अरे खोज नहीं लिया गया, पूरा सोसाइटी, पूरा इतिहास, पूरा समाज बदल जाएगा। क्योंकि जो अपने दादा लोग जो यूरोप में क्रिश्चियन डोम लोग थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ना, पृथ्वी चपटी है और अगर आप गए समुद्र में तो नीचे चले जाएंगे।
लेकिन इन साहसी लोगों ने एक नई दुनिया खोजी, और जब नई दुनिया खोजी तो पोप की बात कट गई, और जब पोप की सांसारिक बातें कट गईं तो आध्यात्मिक बातें, जो दूसरे जीवन की बातें कहता है, उसके बारे में क्या सही होगा, इस पे प्रश्न उठने लगा। व्यक्ति जब सोचना शुरू कर देता है तो बहुत आगे तक तब तक सोचता है जब तक कि वो तार्किक परिणति पर न चला जाए। यानी बहुत जल्द ही ये प्रश्न उठने लगेगा कि पोप की जितनी भी बातें हैं वो विश्वसनीय नहीं है। क्लियर? तो भौगोलिक खोजों ने पोप के अगेंस्ट प्रश्न उठाना शुरू किया, और वो प्रश्न उठते उठते उस बिंदु पर आया जहां से पुनर्जागरण और प्रबोधन हुआ। इसलिए विश्व इतिहास को प्रभावित करने वाली घटनाओं में इसका बहुत महत्व है। भौगोलिक खोजों ने जहां प्रश्न पूछना और पोप की सत्ता पर उंगली उठाया, वहीं पर इसी के साथ नए संसाधनों की खोज से एक नया समूह आएगा, और वो वाणिज्यवादी समूह आएगा। अभी हम चर्चा करेंगे। और जब वो वाणिज्यवादी समूह राजा को समर्थन करेगा तो राजा सामंतवाद को ध्वस्त कर देगा, राष्ट्रीय राज्य का उदय होगा। ऑल दीज इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। द मेंस राइटिंग, आप जानते हो कि केवल घटनाओं को इंटरकनेक्ट करने का एक तरीका है। इसको अब हम लोग हटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप ना हो तो इस बात को जरूर लिख लें, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों की बात कर लें तो एक बात समझने की जरूरत है। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें आप जानते रहिए 15वीं शताब्दी की यह घटना है, और आप ये सीधे कहेंगे कि 1453 में कस्तंतुनिया के पतन, कस्तंतुनिया कहाँ है? तुर्की में। कस्तंतुनिया के पतन और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण, और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना ही लिख भी पाएंगे, बाकी आप लोग जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान रखेंगे। स्थापना के कारण वैकल्पिक मार्गों की खोज की गई। द अल्टरनेटिव रूट्स वेयर डिस्कवर्ड। इन्वेंटेड नहीं ना, वैकल्पिक मार्गों की खोज। कितना लोग लिखते हैं आविष्कार किया गया। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ अगर हलवा खा करके चम्मच बेड के नीचे डालते हो तो चम्मच का आविष्कार होता है, खोज होती है? तुम लोग आविष्कार करते हो ना कि ये रहा चम्मच, खोज होती है। वर्ड तो पहले से ही था, है ना, परिचय भी था, लेकिन एक और वो रूट भी था। तो केप ऑफ गुड होप डेंजरस होने के बावजूद भी क्या था? विश्व इतिहास को प्रभावित कर देने वाली घटनाओं में से एक था। अब आपको बताऊं, फैक्ट आप जानते हो, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं। तो जब वैकल्पिक मार्गों की खोज की जाने लगी तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा कि वास्को ड गामा, अभी इसमें तो तुम लोग अभी लिख डालोगे डेट वोट सहित। क्या है, 14 मई है, क्या है, देख लेना भाई, अगर गलत होगा तो ये ना कहना कि सर जानते ही नहीं है। 14 मई कब की घटना है? 1498 में भारत की खोज की, भारतीय मार्ग की, भारत की क्या खोज की? भारतीय मार्ग, नवीन मार्ग की खोज की। अपने हिसाब से लिख लेना इसको, नवीन मार्ग की खोज की। मैगलेन ने ऑस्ट्रेलिया खोजा।
ऑस्ट्रेलिया। आप इसी तरह से आप कह सकते हैं कि अमेरिका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, नाम उम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लैटिन अमेरिका। वैसे इसमें कोलंबस का योगदान था, लिखना चाहो तो लिख दो। हंसी आएगी तुम लोगों को, अभी मुझे डेट तो नहीं याद आ रहा है। अभी यूएसए की कोर्ट ने, लगभग 4-5 साल पहले की बात है, यूएसए की कोर्ट ने बकायदा कोलंबस पे मुकदमा चला के उसको फांसी की सजा दी थी। अब आप कहेंगे कि सर क्यों दी थी? क्यों दी होगी भाई? पुतला कोलंबस को लाया गया होगा, उसके पीछे एक सैद्धांतिक ये था कि कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की, एक देश है उसमें कहाँ आता है, मैक्सिको, नाम सुना है? सुना ही होगा, ना सुना होगा तो कब क्या ये मेंस दोगे अगर ना सुने होगे तो, है ना? तो मैक्सिको उस समय चांदी का बहुत बड़ा केंद्र था, तो चांदी इंपोर्ट होती थी वहाँ से। तो कोलंबस को इसीलिए दिया गया कि इसने खोजा और यहाँ का माल जो है वो कहाँ चला गया, यूरोप में चला गया, राइट। और निश्चित रूप से इट वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यू इंडिया, यह डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, यह एक नई दुनिया की खोज थी, न्यू वर्ल्ड which was prosperous, which was prosperous, prosperous in the in resources। और इसी नई दुनिया की खोज में, इन नए संसाधनों के खोज से क्या हुआ, नए क्षेत्रों की खेत से इसका शोषण किया गया और वहीं से उपनिवेशवाद का उदय हो जाएगा। तो भौगोलिक खोजों को समझ गए होंगे आप लोग, टेक्निक, इसीलिए हमने अलग अलग बता दिया कि कोई लफड़ा ही न रहे कि सर हम नहीं समझ पा रहे। तो आपने सामंत क्रिश्चियन डोम समझ लिया, सामंतवाद समझ लिया, भौगोलिक खोजें समझ लिया, क्लियर। आओ नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और हमसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, थोड़ा इस बार और डिटेल आपको बता दूं, लेकिन कोई भी जो डिटेल करता हूं 17-22, ऐसा नहीं है कि नक्शा ही बदल जाता है उसका, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो बदलते पैटर्न के अनुरूप होता है, तो हमें पूरी नज़र बनाए रखनी होती है कि क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो सकता है। और यही सरस्वती की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने डिस्कस किया वो जीएस में या फिर ऑप्शनल में शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाए। इसलिए सारा मुद्दा क्या होता है, बार बार कहता हूं कि राइटिंग स्किल डेवलप करने का है। और राइटिंग स्किल डेवलप आप स्वयं करते हो, आप लिखोगे, हम उसको काटेंगे, कम नंबर देंगे, फिर डांटेंगे, फिर बोलेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, आपको बताया ही कि आप ऑनलाइन में केवल उंगलियों पे रहते हैं, है ना। ऑफलाइन में क्या है कि आप फिजिकली मिल लेते हैं तो चीज़ों को समझाया जा सकता है। फिर भी मैं प्रयास यही करता हूँ, ऑफलाइन में एक बार क्लास गई तो गई, ऑनलाइन में कम से कम आप रिपीट कर लेते हैं। सच पूछो तो ऑनलाइन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्लियर। और बाकी ये बात नोट कर लो कि नोट्स किसी दूसरे के नोट्स से आदमी डीएम तो नहीं बनता, शायद पीसीएस एसडीएम भी नहीं बनता। नोट्स आपके अपने आप डेवलप करने होंगे। क्वेश्चन आंसर राइटिंग आपको अपनी, हाँ ये बात है कि कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसे ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं, श्योर। तो आप वैसे बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मुझे पता है, हमने आपको ट्रेनिंग दी है, तो निश्चित रूप से आप अच्छा ही लिखेंगे। बस चूँकि अब टीचर है ना, तो टीचर और गार्जियन हमेशा यही डर रखते हैं, आप कितने भी अच्छा रहेंगे लेकिन आपके पिताजी एक बार जरूर सोचते होंगे कि लड़का बाहर जाकर सिगरेट तो नहीं पी रहा है, तो एक स्वाभाविक रहता है ऐसी बात। तो ये बातें बार बार इसलिए कहते हैं। अब कुछ तो बहुत कलाकार आदमी हैं कि आज तक उन्होंने एक प्रश्न नहीं लिखा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों को बार बार इसलिए कहता हूँ कि हो सकता अभी ये बात हमारी बात ना जाने किस
रूप में किसको कौन सी बात लग जाए। हमने कहानियाँ बहुत आपको बताई हैं, तो फिलहाल कहानी बताने के मूड में नहीं हूँ। अगली अवधारणा पे आते हैं और वो है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद, चले आइए। मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद क्या है? मर्केंटलिज्म क्या है? पहली बात तो यह एक याद रखना, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग उपनिवेशवाद को वाणिज्यवाद समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग अवधारणाएं, दोनों को बताता हूं। वाणिज्यवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है, एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, जो कि एक इंग्लिश का वर्ड होता है बुलियन, लिख देता हूं। बुलियन जानते हो क्या होता है? बुलियन का मतलब हो गया सोना चांदी, मान लो कीमती धातुएं, मान लो सोना चांदी, है ना, कीमती धातुएं। बुलियन के संग्रह को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित करती है मतलब ऐसा व्यापार वाणिज्य करिए कि सोना चांदी आपके पास है। तो भैया इसका मतलब क्या होगा कि वाणिज्यवादी जो विचारधारा है वो निर्यात पर बल देगी और आयात को हतोत्साहित करेगी। यानी वो हमेशा चाहेगी कि व्यापार जो है वो किसके पक्ष में हो? स्टेट के पक्ष में हो। अच्छा, ये जान लो बहुत अच्छे ढंग से कि तकनीकी रूप से ऐसा संभव ही नहीं है भाई। सभी लोग निर्यात ही करोगे तो आयात कौन करेगा, राइट? लेकिन वाणिज्यवादी विचारधारा का फोकस इस बात पे रहता था, और खास करके वाणिज्यवादी विचारधारा के लोग क्या चाहते थे, अब समझो इधर ध्यान से। वाणिज्यवादी विचारधारा के लोग चाहेंगे कि उनका माल आसानी से बिक जाए, मार्केट एकीकृत हो, समझ में आई बात? और जो सामंतवाद था वो मार्केट को छोटे छोटे मार्केट में बांट रहा था। एक जो सामंत होगा उस अपने एरिया के बहुत अच्छे सेठ जी से पैसा वसूलेगा कि गरीब से पैसा वसूलेगा? सेठ से पैसा वसूलेगा। अब बताओ, जिस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया जाकर के सोना चांदी लाया हो, अब वो सामंत जैसे मूर्ख व्यक्ति को दे दे, उसको खलेगा। फिर यही वाणिज्यवादी लोग सामंती संरचना के विरोधी बने। बड़ी ताकत होती है पैसे में। सामंती संरचना के विरोधी बने। अच्छा, ये बताओ कि ये वाणिज्यवादी लोग पोप को मानते हैं? मानेंगे? कह भले न कुछ पाए, लेकिन मन ही मन तो यही कहेंगे कि ये भी चला जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो सामंती संरचना के विरोधी हुए और राजा के समर्थक बने। ये तो बेचारा बैठा ही था कि आओ हमको समर्थन कर देते तो क्या बात थी। और जब राजा को समर्थन करेगा तो राजा क्या करेगा? राजा इन व्यापारियों का ध्वजवाहक बनेगा। जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट? तो क्या होगा कि इससे सामंतवादी ढांचा चरमरा जाएगा। और याद रखो, इन्हीं वाणिज्यवादियों ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से ये बता दिया था कि पोप की सारी बात सही नहीं है।
तो पोप भी प्रेशर में आ गया था कि यार पृथ्वी तो चिपटी नहीं निकली, कहीं मेरा अन्य विशेषाधिकार न गड़बड़ा जाए। समझ रहे हो? लोगों की चिंतन में ईश्वर था, लेकिन घबराइए नहीं, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब पुनर्जागरण हो जाएगा, और पुनर्जागरण जब होगा तो क्या होगा, ये सारी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी। आप यहां तक समझ में आ गए? यानी कुल मिलाकर के इस वाणिज्यवाद ने, आर्थिक विचारधारा ने क्या किया, आगे चल कर के धर्म और राजनीति दोनों पर प्रभाव डाला। डन? तो नई दुनिया की खोज केवल एक ज्योग्राफिकल इवेंट नहीं था कि यात्रा किया और खोज दिया, बल्कि उसके सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ने ही वाले थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसी के साथ ही निपटा देते हैं कि सर वाणिज्यवाद तो आपने बता दिया, अगर आप उपनिवेशवाद भी बता दें तो और अच्छी बात है। कॉलोनियलिज्म, बेटा पहले राउंड में जो वाणिज्यवादी थे उन्होंने उपनिवेश नहीं बनाए, उन्होंने व्यापार वाणिज्य किया। और जब व्यापार वाणिज्य किया तो सामान अगर खरीदा तो उसके बदले पैसा दिया, उसको बेच करके पैसे को इकट्ठे करने का प्रयास किया। तो उपनिवेशवाद भी आर्थिक विचारधारा है, इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, एक आर्थिक विचारधारा है। पक्का? जो कि दूसरे राष्ट्र के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। शोषण है कि नहीं? ज्योग्राफी में एक टर्मिनोलॉजी आती है कि संसाधनों का दोहन और संसाधनों का शोषण। दोहन अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, शोषण नहीं करना है, क्योंकि जब आप दोहन करते हैं तो उसे इम्प्लांट भी करते हैं। उपनिवेश माले मुफत दिले बेरहम, फ्री का माल है लूटो, तो ये उपनिवेशवाद है। जाहिर सी बात है नई दुनिया के हर राष्ट्र में, एशिया में, अफ्रीका में, अच्छा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट तुम देखते ही हो कि उसको दिखाएं, फिलहाल जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। आप ये समझ लो जो कोस्टल अफ्रीका है, ऊपर से देखो, इधर से पश्चिमी अफ्रीका जो अटलांटिक के पास है, और प्लस इधर अरब सागर वाला जो पार्ट है, कोस्टल अफ्रीका में उपनिवेश बनेंगे, अंदर नहीं बनेंगे, क्योंकि अंदर जनजातियां हैं, अभी डेवलपमेंट नहीं है, डार्क कॉन्टिनेंट इसीलिए कहा जाता था। बात समझ में आएगी? वो बात अलग है कि आगे फिर उधर भूमध्य सागर के ऊपर वाले जो एरियाज हैं, जो देश हैं, वहां पे भी उपनिवेश बने, क्योंकि वहां आसान था पेनिट्रेट करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? उपनिवेश कैसे बन, क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूं ये तो अवधारणात्मक है ना, अभी उपनिवेशों की भी स्थापना करना होगा। आपको टॉपिक पढ़ाया ना कल की क्लास में, और जो लोग ना पढ़े हों, जिन लोगों को लग रहा हो कि सिलेबस केवल सर ने डिस्कस किया है, तो सिलेबस तो दिखाना 5 मिनट का काम है। अगर उसमें 45 मिनट का क्लास है, इसका मतलब है कि समथिंग इज देयर, तो उसे जरूर आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा। तो उपनिवेशवाद हो गया। अब इसी से जुड़ी एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, वो है साम्राज्यवाद। बेटा एक बात और भी जान लेना, जब उपनिवेशों से
जब उपने वाणिज्यवादी, जस्ट ए मिनट, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जब ये वाणिज्यवादी हैं, उपनिवेशवादी की बात नहीं कर रहा हूं, जब ये वाणिज्यवादी पैसा लेकर के गए यूरोप में, तो औद्योगिक क्रांति के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता थी वो पूंजी फुलफिल हुई कहां पे? वाणिज्यवादियों के माध्यम से। क्लियर? अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं साम्राज्यवाद की, इंपेरियलिज्म की। और साम्राज्यवाद जो है इंपेरियलिज्म, यह एक राजनीतिक अवधारणा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक अवधारणा है। ठीक है? और ये राजनीतिक अवधारणा क्या है कि यह उपनिवेशों के हितों को अस्थायी उपनिवेशों के हितों को मजबूत या अस्थायी बनाने के लिए राजनीतिक ढांचे की स्थापना पर बल देती है। राजनीतिक ढांचे की स्थापना पर। डन? इसीलिए कहा जाता है कि कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म बोथ आर द ट्विंस, है ना? और ये एक ऐसी ट्विंस हैं जो लड़ती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। बेसिक ढांचा उपनिवेश का होता है। बेसिक ढांचा किसका होता है? उपनिवेश का होता है। और जो इंपेरियलिज्म होता है वो समय पे बदलता रहता है। बड़ी गूढ़ बात है अगर समझ लो तो। अब आप कहेंगे सर क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब किसी भी क्षेत्र में शोषण करोगे तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि हितों की टकराहट हो जाएगी। तो जो राजनीतिक ढांचा है उस विरोध की वजह से कुछ बदलेगा, और इतना कनिंग होगा, इतना धूर्त होगा कि वो क्या कहेगा? मुख में राम बगल में छुरी, ऊपर से फेयर एंड लवली लगा करके अपना चेहरा गोरा गोरा दिखाई देगा, लेकिन दिल काला, क्योंकि उसका जो मेन मकसद है, जस्ट ए मिनट, क्योंकि राइट, अब एक बात ध्यान दो कि उपनिवेश बेसिक है, एम्पायर सेकेंडरी। जो बात कह रहा हूं नोट कर लो, ये हर जगह काम आएगा। आर्थिक हित उपनिवेश महत्वपूर्ण है बेटा। अमेरिकी क्रांति होगी आर्थिक हितों की टकराहट की वजह से। साम्राज्यवाद का ढांचा बदलता रहता है, क्योंकि अगर स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो वही मैं बोल रहा था कि साम्राज्यवाद ऊपर से फेयर एंड लवली लगाएगा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर दिखेगा, और अंदर से पॉलिसी काटने वाली रहेगी। इस विरोधाभास को समझना पड़ेगा आपको, तब आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। राइट? तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी शब्दावलियों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब एक फ्लैश हम लोग देखते हैं, लगभग
40-50 मिनट का क्लास हो चुका होगा। तो हम लोग देखते हैं, कहेंगे तो 2-2 क्लास चली जाएगी एक साथ, लेकिन इसके बाद अगर तुरंत पुनर्जागरण पढ़ने लगेंगे तो आप लोग खुद ही पास करके पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग लास्ट, आज की क्लास के लास्ट टॉपिक को देखते हैं। लगभग हम लोगों ने कवर ही कर लिया, पुनर्जागरण की शुरुआत नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। लेकिन आइए बात करते हैं मध्ययुगीन यूरोप की विशेषताएं। अब आप समझ पाओगे। अच्छा, एक बात याद करना, हमेशा खास करके आईएएस में आप देखोगे, और वास्तव में अगर आप लोग ऑफलाइन रहते, अब ये न कहना कि सर हमको पेटीएम कर दीजिए हम वहीं खा लेंगे, ये तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप तो खा लेंगे, फिर मुझे खाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल विषय से स्टूडेंट ने टॉप किया है यूपीएससी, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऑप्शनल का योगदान नहीं होगा, लेकिन जो ये टैग मार्क लग जाता था कि हिस्ट्री से सिलेक्शन नहीं होता है, कम से कम टॉप करके बेटे ने खत्म कर दिया, ये प्रश्न ही खत्म कर दिया। सवाल लॉजिकल राइटिंग से होता है। ईमानदारी से अगर आप उठा के सोचेंगे तो ये बातें आपको किसी किताब में नहीं लिखी मिली हैं। और तथ्यगत स्तर पे देखोगे तो कोई बात हमने ऐसी नहीं बताई जो तथ्य में ना हो। अगर हमने कोई तथ्य लिया है तो हर किताब में होगा वो। इसलिए सारा मामला प्रस्तुतिकरण का होता है कि आप कितनी अच्छी समझ रखते हैं। तो बी कॉन्फिडेंस, और इस नाम पे वास्तव में आप लोगों को कम से कम, है ना, कुछ तो कलकत्ता वाले भी हैं, कलकत्ता वालों को तो भेजना चाहिए भाई। रागिनी, अगर मेरे कलकत्ता के नाम पे तो आप ही का नाम याद आता है पहले, तो आपको तो कम से कम एक, क्या कहते हैं, रसगुल्ले का स्पेशली भेजना चाहिए। तो फिलहाल कहने का मतलब है, अपने पॉइंट पे कंसंट्रेट करें। सीधी सी बात कि इन बेसिक समझ को अगर आपने लिखा तो नो डाउट अच्छा आप करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और देखो, मैं तो हमेशा इस बात को कहूँगा कि सेकंड पेपर में नंबर खींचना है तो 3 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से करो और 2 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन ये न सोचना कि सर कह गए हैं, मालूम हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल ही नहीं आ रहा है, उसी में पेंचे पड़े हुए हैं। नहीं, हाँ इतना जरूर है कि जो टॉपिक बोल दिया उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। ये तो आपका यही कॉन्फिडेंस है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक एक टॉपिक रट डालो और फिर देखो कैसे नंबर नहीं मिलता है। चलें, आइए देखते। अब सब कुछ जान चुके हो, मैं केवल पॉइंटाइज करता हूं, समझो। और ये भी बताता हूं कि जो आपका पुनर्जागरण देखोगे वो इन सारी विशेषताओं को क्या करेगा, समाप्त करेगा। मृत्यु विलेख, डेथ सर्टिफिकेट प्रदान कर देगा कि ये सारी चीजें अब रेलिवेंट नहीं है। और आप जानते हो, हमने आपको हमेशा बताया है कि इतिहास निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों का अध्ययन है। निरंतर चीजें वही होंगी जो रेलिवेंट होंगी, जो चीजें रेलिवेंट नहीं होंगी उसका परिवर्तन हो जाएगा। राइट? आइए, मध्ययुगीन यूरोप की अगर पहली विशेषता अगर कहोगे तो यही होगा कि सर धर्म का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ द रिलीजन। पक्का 100 शब्द लिख ले जाओगे। सामंती संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर लिख ले जाओगे। आर्थिक संसाधन या आर्थिक संरचना कमजोर होगी, पक्का होगी। अच्छा ये बताओ, राज्य तो काफी मजबूत होंगे ना, राज्य कमजोर होंगे। अरे भाई, जो राजा पादरी के चरणों में लौटता रहेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा,
तो कमज़ोर किस बात का मजबूत होगा? कमज़ोरी होगा। अच्छा, एक वर्ड आधुनिक टर्मिनोलॉजी कहते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और इसी में लिख दूँ? इसी में लिख देता हूँ। देखो, देख इस बात को बहुत अच्छे ढंग से, चाहो तो अलग भी लिख लो, हमको तो समझाना है बस, चाहे जैसे कहो। एक पॉइंट भी लिख सकते हो, चलो एक पॉइंट ही लिख देते हैं। चल, अच्छा ये बताओ कि जो मानव जीवन होगा, जो ह्यूमन बीइंग होगा, मानव जीवन स्वतंत्र होगा एकदम से? बोलो। बेड़ियों से घिरा हुआ होगा। रूसो कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं, लेकिन वो स्वतंत्रता है कहाँ? जीवन के प्रत्येक स्तर पर बंधन है, और जो व्यक्ति बंधनों से युक्त होगा वो कहाँ मुक्त होगा? ऐसे लोग प्रश्न नहीं कर सकते। दे हैव टू फॉलो, दे आर लाइक स्लेव्स। अच्छा ये बताओ, क्या उनकी गरिमा, उनकी डिग्निफाइड लाइफ होगी? नहीं। मानववाद होगा। अभी मानववाद की बात ना करें, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ये बात। हम ये कह देते हैं कि मानव गरिमा, द डिग्निटी ऑफ लाइफ, मानव गरिमा क्या होगा? नहीं रहेगी। अच्छा, समाज में तार्किकता है? एकदम नहीं है। पोप साहब ने कह दिया तो कह दिया। कुछ ऐसा ही हमारा मध्यकालीन यूरोप था। और जो हमने आपको विभिन्न प्रकार की घटनाएं बताई, भौगोलिक खोजें, वाणिज्यवाद, सामंतवाद कैसे पतन हुआ, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन सारी अवधारणाओं को देखोगे तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो क्या हैं? एक दूसरे को लिंक करते हुए आपको मिलेंगी और पुनर्जागरण का आधार बनेंगी। राइट? तो जमाई तो नहीं आ रही है आप लोगों को? क्योंकि बड़ी जब हाई फाई बड़ी बातें होती है ना, आदमी झपकी लेने लगता है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा और आप लोग एकदम फिट होंगे। अच्छे से पढ़िए, देखिए, और फिर हम लोग, टॉपिक तो शुरुआत हो ही गई एक तरह से, क्योंकि बिना इसको समझे ना पुनर्जागरण समझ सकते हो ना प्रबोधन समझ सकते हो। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।